Hello everyone, welcome to the Commerce GRF Atta platform. So this is Soumya here and I have qualified UGC NET GRF with 99.29 percentile in Commerce. चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। तो जैसे कि आप जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो मैं आप लोगों के लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही लेकर आती हूँ और इन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। देखिए एक्स्ट्रा चीज़ें आप जब पढ़िए जब आपके जो मेन सिलेबस है आपने अगर कवर कर लिया है, उसके बाद अगर आपके पास टाइम होता है तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कॉमर्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको आपको कवर करना है। तो मैंने यूनिट 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कराए वो तो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने, यानी ये तो 110% आपको मोस्ट जो मैं कहूँ अगर मस्ट टू डू टॉपिक्स है ये, तो ये आपको करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है, इन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आप जैसे देख रहे हो आपके सामने है WTO। हर बार कहीं ना कहीं जो आज की स्लाइड लेकर आई हूँ इनमें से क्वेश्चन हमेशा बनता है, और इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं थोड़ा सा इनमें आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है फैक्चुअल बेस पर होता है। जैसे कि सबसे पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब कमेंस्ड हुआ था? 1 जनवरी 1995। ये आपको याद करना पड़ेगा, एज इट इज डेट के साथ याद करिएगा। सिर्फ ईयर से काम नहीं चलेगा कि अगर मैंने ईयर ईयर कर लिया। कभी कभी ऑप्शंस में आपको क्या होता है, आपको डेट और आपको मंथ भी पूछ लिया जाता है, इसीलिए आपको याद करना है कि ये आपकी 1 जनवरी 1995 के अंदर आई थी। दूसरी चीज, कौन से एग्रीमेंट के अंडर है? तो मैराकेश एग्रीमेंट है, इसके अंडर ये WTO आती है। ठीक है, नेक्स्ट, कितने नेशन ने साइन किया था? तो 123 नेशंस ने साइन किया था 1994 में। अब बार बार ये पूछा जाता है कि जो गेट होता है उसको किसने रिप्लेस किया था? तो WTO ने रिप्लेस किया था गेट को 1995 में। ठीक है, गेट मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, अभी किस किस चीज में डील करते हैं? तो दे डील विथ एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल्स, क्लोथिंग, बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, गवर्नमेंट परचेजेस, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स, प्रोडक्ट सेफ्टी, फूड सैनिटेशन रेगुलेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड मच मोर। ये आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, कि WTO ने रिप्लेस किया था गेट को। 1 जनवरी 1995 को ये ऑफिशियली कमेंस्ड हुआ था अंडर द माराकेश एग्रीमेंट साइंड बाई 23 नेशंस इन 1994। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आते हैं आपके नेक्स्ट स्लाइड पर। और ये मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड्स लेकर आई हूँ ताकि आप लोग यही की यही यही चीज आपको ले याद करनी है, बाकी आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब है आपका लोकेशंस कहाँ पर है? हेडक्वार्टर हमेशा पूछा जाता है और मैच द कॉलम में ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। तो हमारा जो हेडक्वार्टर है WTO का वो आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो आपका जो WTO का हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसको एकदम से लर्न कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं फिर से बोल रही हूँ, एज इट इज क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, हेडक्वार्टर है जेनेवा में। इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 में। क्रिएट किसने किया था? उरगई राउंड ने। जो उरगई राउंड नेगोशिएशंस हैं 1986 टू 1984, इस टाइम पर जो है वो आपका WTO क्रिएट हुआ था। और एग्रीमेंट कौन सा है? मराकेश एग्रीमेंट। और अभी जो यहाँ पे दिया हुआ है 166 कंट्रीज है सिंस अगस्त 2024, यानी ये लेटेस्ट अगर मैं बात करूं मेंबर्स कितने हैं इसके अंदर, 166 कंट्रीज हैं। ठीक है, इसको ये मैं नया फैक्ट लेकर आई हूँ आपको, जो इंटरनेट वगैरह पे अभी पुराना लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन अभी जो अगर लेटेस्ट की बात करें तो 166 कंट्रीज इनके मेंबर्स हैं। अगस्त 2024 का डेटा है ये। ठीक है, उड़गई राउंड नेगोशिएशन में ये क्रिएट हुआ था। स्टैब्लिश्ड 1 जनवरी 1995 में हुआ था। हेडक्वार्टर जेनेवा में है। साइंड आपने 123 मेंबर्स जो उन्होंने साइन किया था। WTO ने रिप्लेस किया था गेट को 1995 में। ठीक है, साथ ही साथ जो WTO है उसको अगर हम एग्रीमेंट की बात करें तो वो मार्राकेश एग्रीमेंट के अंडर वो आता है। ठीक है, इतना बस आपको याद रखना है। चलिए, और आप लोगों को जो राउंड्स होते हैं आप लोगों ने देखा होगा उसमें से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं सीक्वेंसिंग में। पहला राउंड कौन सा है? जैसे आपने याद किया होगा जेनेवा, टोक्यो, कैनेडी, दोहा एग्रीमेंट, ये आपको लर्न करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको पहले यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, ये तो एग्जाम में जरूर आते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। फिर है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ WTO, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल्स आपको याद रखना है कि ट्रेड होगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। आपने पढ़ा होगा MFN,
MFN मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी एक एग्जांपल देकर आपको बताया था कि मोस्ट फेवर्ड नेशन के बारे में बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये WTO के ही अंदर आता है, इसीलिए हमेशा याद रखिएगा IMF, वर्ल्ड बैंकिंग और WTO को कभी भी आपस में मिक्स नहीं करना है, ठीक है। दोनों चीज, तीनों चीजें बहुत अलग है, इसलिए ये जरूर याद रखिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रिंसिपल है ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, यानी आपको सभी मेंबर्स को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। मोस्ट फेवर्ड नेशन यहाँ मतलब ट्रीटिंग अदर पीपल इक्वली, आपको सबको बराबर ट्रीट करना पड़ेगा, किसी के साथ कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है नेशनल ट्रीटमेंट, यानी जो फॉरेनर्स होते हैं और जो लोकल्स होते हैं उनको भी आपको बराबर ही इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा, ये नहीं कि फॉरेनर्स के साथ आप अलग रूल कर रहे हो और लोकली आप अलग कर रहे हो, ठीक है। फिर है फ्री ट्रेड होगा, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई बैरियर नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब ही यही होता है कि ट्रेड जो है वो करे बिना किसी भी बैरियर के, ठीक है। प्रिडिक्टेबिलिटी होगी थ्रू बाइंडिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी किसी भी तरीके का कोई भी धोखा ना हो किसी के साथ, हर चीज जो है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ की जाए। फेयर कंपटीशन प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। और हमें डेवलपमेंट करना है, WTO को एनकरेज करता है डेवलपमेंट और इकोनॉमिक रिफॉर्म को, तो ये एज इट इज आप याद रखिएगा कि WTO के प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी इसके कुछ हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिंग WTO एग्रीमेंट, तो WTO एग्रीमेंट जो होता है वो हार्ट होता है WTO का, ठीक है। एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो हार्ट होते हैं आपके WTO के, ठीक है। ये एक फोरम प्रोवाइड करता है जहाँ पे ट्रेड नेगोशिएट करा जा सके, अगर कोई किसी के बीच में डिस्प्यूट है, झगड़ा है, तो उसको हैंडल करा जाता है। नेशनल ट्रेड पॉलिसीज को मॉनिटर करने का काम WTO का होता है। जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको टेक्निकल असिस्टेंट की हेल्प दी जाती है, वो भी WTO के थ्रू दी जाती है। एक दूसरे का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉपरेशन भी WTO का यहाँ पे फंक्शन है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों के लिए चार्ट लेकर आई हूँ, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, ठीक है। इनमें से कोई भी पॉइंट आपसे पूछ लिया जा सकता है सिंगल लाइनर या क्वेश्चन में, जिसमें सिर्फ आपको बोल दिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट WTO प्रिंसिपल, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट जो है आपका। पहली बात तो आपको इनको डेट्स याद रखिएगा, ठीक है। गेट का भी आपको याद रखना है, क्योंकि जो जून का एग्जाम आया था आपका, जिसमें आप लोगों को ऑफलाइन पेपर हुआ था, तो उसमें एज इट इज सेम क्वेश्चन आया था कि जो गेट का एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है आपसे पूछा गया था। तो ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है कि 1947 में आया था ये, ठीक है। और आपको मैंने बता दिया है WTO का, तो ये आपको डेट भी याद रखनी है कि जो है कब डेट, इसकी जो डेट है वो कब आई थी, तो यहाँ पे 30 अक्टूबर जो है इसकी डेट रहेगी। आपको एज इट इज देखिए, आप सिर्फ ईयर ईयर याद नहीं करना है, आपको आपको जो है ना वो डेट भी याद रखनी है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये आपका 30 को आया था, यानी 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर को जो है वो गेट था यहाँ पे, ठीक है। इसे डेट आप लोग हमेशा गूगल सर्च करके भी सर्च कर सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी गेट को भी आपको जो है वो लर्न करना है, ठीक है। तो ये WTO 1995 था, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आपकी आ गई है यहाँ पर। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 30 अक्टूबर 1947 इसकी डेट रहेगी, क्योंकि एज इट इज सेम क्वेश्चन जो आया हुआ है, ठीक है। फिर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, इसके अंदर जो है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, इसके अंदर जनरल काउंसिल है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है। फिर जनरल काउंसिल के अंदर गुड काउंसिल है, सर्विस काउंसिल है, ट्रिप्स काउंसिल है और ट्रेड नेगोशिएशन कमेटी है। यानी देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आपको कितना लर्न करना है, बस ये आप ध्यान रखिए। तो WTO के अंदर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो होती है सबसे अपर बॉडी होती है, यानी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं कहूँ सबसे हाई लेवल बॉडी रहती है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है सबसे हाई होता है, और इस पे से क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इसमें फिर तीन चीजें होती है, डिस्प्यूट सेटलमेंट, डिस्प्यूट सब समझ में आ गया, किसी तरीके का झगड़ा होता है तो डिस्प्यूट सेटल किया जाता है। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है, और आपकी जनरल काउंसिल है। अब जनरल काउंसिल के अंदर गुड्स भी आते हैं, सर्विस भी आते हैं, ट्रिप्स भी आता है, और आपका ट्रेड नेगोशिएशन कमेटी भी आती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जनरल काउंसिल के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो थोड़ा सा आपको लर्न क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। आपको इसमें लर्न क्या करना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे ब्लैक कलर से आप देख रहे होंगे ये चीज है, यही आपको याद रखनी है, ठीक है। कि जो आपकी सबसे डोमिनेटेड और हाईएस्ट अथॉरिटी कौन सी होती है मैम, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है। कौन सी होती है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। अब मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो होती है, इसमें जो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि आपका जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, उसमें जो मीटिंग होती है वो कब होती है। तो यहाँ पर देखिए,
मीट एटलीस्ट एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में एक बार इनकी मीटिंग होती है जहाँ पे जो WTO मेंबर्स है वो मीटिंग करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो है वो 2 साल का आपको टाइम पीरियड याद रखना है कि हर 2 साल में एक बार ये लोग मिलते हैं, ठीक है, जब आप वहां पे ये लोग डिसीजंस लेते हैं सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में। अब यही अगर जनरल काउंसिल की बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया है कि जनरल डिस्प्यूट में तो डिस्प्यूट सेटलमेंट होती है, ठीक है। और आपकी जनरल काउंसिल जो होती है उसके अंदर गुड्स सर्विसेज ट्रिप्स ट्रिम्स ट्रेड नेगोशिएशंस वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर आती है, ठीक है। तो मेन आपको यही याद रखना था कि जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अब थोड़ा सा आपको गेट और WTO के बारे में जान लेना चाहिए। देखिए गेट जो है वो आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑन टैरिफ है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी डेट यहाँ लिखी हुई है एस्टेब्लिशमेंट ईयर, ठीक है। गेट क्या होता है, ये एग्रीमेंट है दूसरी कंट्रीज साथ में बहुत सारी कंट्रीज के बीच में जो भी एग्रीमेंट होता है वो गेट होता है। बट अब जो वर्ल्ड WTO है वो मॉनिटर करता है इंटरनेशनल ट्रेड को। अब देखिए जनरल, अब WTO ने ना GATT को क्यों रिप्लेस किया, इसलिए रिप्लेस किया था क्योंकि जो गेट है वो सिर्फ गुड्स में ट्रेड करता था, ठीक है, सिर्फ गुड्स से लेना देना था उसका। लेकिन जो WTO है वो गुड्स में भी ट्रेड का कवर करता है और सर्विस में भी ट्रेड जो है उसका वहां पे कवर किया जाता है। यही दोनों में ज्यादा जो मेन डिफरेंस यही है। अब आते हैं आपका IMF। IMF भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आपका जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था IBRD और IMF, जो कि आप लोगों को मार्क्स मिले होंगे उसमें क्योंकि वो रॉन्ग दिया था आंसर की में। तो आपको क्या याद रखना है, आपको इसमें IMF याद रखना है कि IMF स्टैब्लिश्ड कब हुआ था, विथ डेट और मंथ आपको याद रखना है। तो 27 दिसंबर को हुआ था 1945, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी अपना फाइनेंशियल ऑपरेशन कब स्टार्ट किया था, 1 मार्च 1947 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC में, ये आपको याद रखना है। अभी करंट कितने मेंबर है इसमें, 191 कंट्रीज मेंबरशिप अभी यहाँ पर आपकी IMF की लेटेस्ट है, ठीक है। जितने भी UN के मेंबर्स होते हैं, ऑल मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जितने भी UN जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके मेंबर्स होते हैं, सिर्फ USSR को छोड़कर सभी IMF के मेंबर्स होते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, इस तरह से क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा जो है जिनको छोड़कर सारे जो IMF के मेंबर्स होते हैं, तो USSR को छोड़कर जितने भी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है उनके सारे मेंबर्स IMF के भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है। IMF क्या करता है, IMF का सबसे जो कीवर्ड मैं आपको दे रही हूँ याद रखिएगा, कभी भी BOP की बात आ जाए, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जहां पे आपके क्या होती है, रिसिट कम हो जाती है, पेमेंट ज्यादा पेमेंट कम या रिसिट ज्यादा, अगर कभी भी अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है BOP की यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बिना सोचे समझे IMF पे टिक करिएगा। कहीं भी अगर बात हो जाए कि IMF प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द मेंबर टू हेल्प देम टू करेक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, तो कभी भी अगर ये आपसे क्वेश्चन कहीं भी पूछ लिया जाए तो आप आंख बंद करके टिक लगा देंगे IMF, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का कनेक्शन IMF से होता है। इस तरीके से कीवर्ड के थ्रू आपको याद रखनी है चीजें, नहीं तो आप WTO गेट और IMF में कंफ्यूज हो जाएंगे, वर्ल्ड बैंक में। अगर अभी मैं बोल देती था कौन सी ऐसी जो है हमारे पास अथॉरिटी है जो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है जिससे आपका BOP सही हो जाए, तो आप वर्ल्ड बैंक भी लगा सकते थे। इसलिए याद रखिएगा कि जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको IMF ही लगाना है, ठीक है। IMF के फंक्शंस देख लीजिए, फंक्शंस इसलिए लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को डाउट ना हो, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और IMF में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो IMF का सबसे पहला कीवर्ड है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सर्विलांस, क्योंकि जो IMF है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है कंट्रीज को, ठीक है। साथ ही साथ टेक्निकल असिस्टेंट और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है, जो कंट्रीज है उनको स्ट्रेंथन करने के लिए जो टेक्निकल असिस्टेंट भी प्रोवाइड किया जाता है, जैसे फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी एक्सचेंज रेट, इन सब चीजों में। फिर IMF लैंडिंग है, IMF जो है अपनी मेंबर कंट्रीज को जो है BOP जब उनका गड़बड़ हो जाता है, BOP को करेक्ट करने के लिए या फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम होती है तो IMF उनको उधार देता है, ठीक है। साथ ही साथ IMF जो है वो रिसर्च और डेटा में भी सपोर्टिंग काफी रोल IMF का माना जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। अब आते हैं SDR। देखिए SDR से क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके, सबसे पहले SDR कोई करेंसी नहीं होती, ये चीज आप अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए। अगर ये क्वेश्चन आता है कि SDR करेंसी है तो SDR कोई करेंसी नहीं होती, ठीक है। SDR इज बेसिकली क्या है, एक कॉम्बिनेशन है मल्टीपल करेंसीज का। यहाँ पर क्या बोला गया है कि इसका खुद का रिजर्व होता है जिसमें मल्टीपल करेंसीज होती है IMF का, IMF में ही SDR आता है, ठीक है। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, तो ये IMF के पास खुद का जो रिजर्व होता है ना उसी को ही बोलते हैं जिसके अंदर मल्टीपल करेंसीज आती हैं, बास्केट ऑफ करेंसीज है, बट ये करेंसी नहीं होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ
कि आईएमएफ जो है ना, इन्हीं रिजर्व्स के बेसिस पर क्या होता है, वो एसडीआर डिस्ट्रीब्यूट करता है कंट्रीज को अपने इन्हीं वैल्यूज के बेसिस पर। अब इसको याद क्या करना है इसके अंदर आपको याद ये करना है कि नंबर 1 पे कौन सा है, नंबर 2 पे वेटेज किसका ज्यादा, नंबर 3 पे कौन सा, एज इट इज इसको रटना पड़ेगा आपको, ठीक है। नंबर 1 पे आपका यूएस डॉलर आता है, तो यूएस डॉलर जो करेंसी है वो सबसे आपकी ज्यादा वेटेज की होती है। यहाँ पे वेटेज लिखा हुआ है बट वो आपको याद नहीं रखना है। तो आपको याद रखना है यूएस डॉलर आता है, यूएस डॉलर के बाद यूरो आता है, फिर चाइनीज रेनिबिन भी आती है, फिर जापानीज येन आता है, फिर आपका पाउंड स्टेरलिंग आती है। तो आपको एज इट इज सिंक में इसको लर्न करना पड़ेगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, पहले यूएस डॉलर, फिर यूरो, फिर चाइनीज, फिर जापानीज, फिर पाउंड, ठीक है। आपका ये इस तरीके से आपको इस चार्ट को एकदम से लर्न करना है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इससे आते हैं। अब आते हैं वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक जो है जिसको हम बोलते हैं आईबीआरडी, अभी मैंने बोला ना किस तरीके से क्वेश्चन आया था उस टाइम पे आपका एग्जाम में, अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है उसमें यही क्वेश्चन आया था कि कौन से ब्रांचेस होते हैं। तो आपको वर्ल्ड बैंक को लगाना था, आईबीआरडी और आईएमएफ दोनों ही ऑप्शंस थे, तो कुछ कुछ बच्चों ने आईएमएफ लगाए थे, कुछ ने आईबीआरडी लगाया था, बट वो दोनों ही करेक्ट थे। तो आपका जो वर्ल्ड बैंक होता है ना, वर्ल्ड बैंक वो क्या करता है, फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज को। जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है उनको ये जो है फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये कब स्टैब्लिश हुआ था ये याद करना है आपको, 1944 में। दूसरा, इसका हेडक्वार्टर है आपका वॉशिंगटन डीसी के अंदर। और इनका सिर्फ मेन काम होता है जो गरीब कंट्रीज होती हैं, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, उनको उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए, उनकी पोवर्टी के, वो जो पोवर्टी वाली कंट्रीज जहाँ पे पोवर्टी बहुत ज्यादा होती है, उनको हेल्प करने के लिए आईबीआरडी यहाँ पर आती है, ठीक है। आईबीआरडी यानी वर्ल्ड बैंक ही होता है आपका, जिसे हम बोलते हैं ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के जो थे उसमें से स्टैब्लिश्ड कौन कौन सी ऐसी स्टैब्लिश्ड हुआ था, आपका आईएमएफ हुआ था और वर्ल्ड बैंक हुआ था, जिसे हम बोलते हैं ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट। ये आपको याद रखना है 1944 में हुआ था, जुलाई 22 1944 में ये हुआ था। 44 नेशंस थे उस टाइम पे, और इन्होंने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को स्टैब्लिश किया था, ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट इसी नाम से जाना जाता है, ठीक है। बस आपको यही याद रखना है। और इसमें कब याद रखना है आपको, पॉइंट ये याद रखना है कि ये एक मोमेंट था जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड थी, ये याद जरूर रखिएगा, ठीक है। सिर्फ मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप लोग याद रखेंगे ना, वो ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। पहले तो आप जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको कवर करिए, ठीक है। पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो टॉपिक है उनको कवर करिए, उसके बाद एक्स्ट्रा पढ़ाई करिए। मैं आप लोगों के लिए ज्यादा इतना सब कुछ लेकर नहीं आती हूँ, मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट लेकर आती हूँ कि आपको बस क्या पढ़ना है। देखिए, हार्ड वर्क सब करते हैं बट स्मार्ट वर्क से एग्जाम क्लियर होता है। स्मार्ट वर्क का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि आप लोगों को माइंड मैपिंग करनी पड़ेगी, यानी आपको मेन मेन पॉइंट्स तो जो है उसको उस थ्रू से पढ़ना होगा। कभी कभी कैसा क्या होता है, हम फालतू की चीजें पढ़ लेते हैं, वो एग्जाम में नहीं आती और मेन चीजें छूट जाती हैं। तो आप लोगों को सिर्फ पॉइंट से पॉइंट बना के पढ़िए, कीवर्ड से पढ़िए। इससे क्या होगा, सिलेबस भी कम होता चला जाएगा और एग्जाम भी आपको क्लियर करने में आसानी होगी, ठीक है। आपको याद भी चीजें जल्दी रहेंगी। इसीलिए मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट लेकर आती हूँ जो आपको सिर्फ याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए वर्ल्ड बैंक का चार्ट लेकर आई हूँ। वर्ल्ड बैंक जो है वो पोवर्टी याद रखिएगा। बीओपी कभी भी आता है आईएमएफ, पोवर्टी की बात आती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आती है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात आती है, गुड गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंटी की बात आती है, सस्टेनेबल ग्रोथ की बात आती है। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो वर्ल्ड बैंक के होते हैं। तो वर्ल्ड बैंक का जो रोल है ना, ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है कि वो प्रमोट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। सेकंड, रिड्यूसिंग पोवर्टी, मैंने बोला है ना, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती है उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना होता है। सस्टेनेबल ग्रोथ को फोस्टर करना होता है, फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करना होता है, और प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी, सब सब कुछ रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से होना चाहिए। अब इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है, इससे क्वेश्चन हर बार आता है। वर्ल्ड बुक जो वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता है आपके, कभी कभी उनके मेंबर्स पूछ लेते हैं कि मेंबर्स के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। कभी कभी उनकी जो स्टैब्लिशमेंट डेट ईयर होती है उनके हिसाब से आपको लगाना होता है, इसके हिसाब से आपसे ये क्वेश्चन होता है। या फिर सिंगल लाइनर क्वेश्चन से आ जाता है कि जैसे आईएफसी है तो आईएफसी का काम क्या है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी तो इसका काम क्या होता है, ठीक है। आईबीआरडी का काम क्या होता है, आईडीए का काम क्या होता है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आपकी यही सारी चीजें आती हैं, जिसमें आपके इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टी लेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसीज, आपका आईडीए, आपका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एक चीज और यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, आईसीएसआईडी भी है जो यहाँ पे मिसिंग है, मेरे मिस हो गया है मुझसे, ठीक है। यहाँ पर आपका जो डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए बनाया जाता है, यहाँ पर आईसी, ठीक है, यहाँ पे एक ऐड कर लीजिएगा जो भी चार्ट में ऐड नहीं है बट मैं लिख देती हूँ, आईसी एसआईडी, ये जो होता है आपका
डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए इसका काम किया जाता है। और आपको इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, आपको सिर्फ मेन मेन पॉइंट यहाँ पर आपको याद करना है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि वर्ल्ड बैंक के सेवरल पार्ट्स, ठीक है, तो आपको इसको आप लोग यहाँ इस जगह पे नोट कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आईसीएसटी आप लिख दीजिए, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे थोड़ी सी चेंज कर लीजिएगा आप लोग। अब बात करते हैं इसमें याद क्या क्या करना है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे आपको। सबसे पहले तो आईबीआरडी। आईबीआरडी जो है आपका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये आया था 1946 में। आपको उसको याद करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या था कि जो मिडिल इनकम वाले लोग होते हैं ना, जो पुअरेस्ट कंट्री होती है ना, उनके लिए जो ये आईबीआरडी काम करती है। उनको क्या है, उनको प्रोवाइड करती है, जैसे लोन्स वगैरह देना, ठीक है ना। इस तरीके से ये उनको प्रोवाइड करती है। तो कहीं भी आपको दिख जाए कि जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, मिडिल इनकम वाले लोग हैं, पोवर्टी कम करने के लिए आईबीआरडी का काम होता है। अब दूसरा है आईडीए। आईडीए जो है वो आपका 1960 के अंदर है। अब देखिए 1960 के अंदर आपको किस तरीके से याद रखना है, इनकी डेट याद रखिएगा 1960। इसका काम होता है इंटरेस्ट फ्री लोन एंड ग्रांट। कहीं भी लोन की बात आ जाए ना, किसी को फ्री में लोन दे रहे हैं, लोन की बात आ जाती है, तो आईडीए हो गया। आईएफसी जो है ना, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, 1956 में आया था। इसका काम है प्राइवेट सेक्टर को देना। प्राइवेट सेक्टर के लिए जो है जो भी कुछ करेगा वो आईएफसी करेगा। अभी मैं आपको कीवर्ड भी बताऊंगी कि कीवर्ड किस तरीके से आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। फिर आपका मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जो आपकी 1988 के अंदर आई थी। ये एफडीआई को प्रमोट करती है, ठीक है, और पॉलिटिकल रिस्क को करती है। दो चीज है इसके अंदर। फिर आपका आईसीएसआईडी, जो मैंने आपको अभी बताया, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ये आपकी 1966 में आई थी। ये डिस्प्यूट्स अगर होता है ना गवर्नमेंट और फॉरेन इन्वेस्टर्स के बीच में, उसको सुलझाने का काम इसका होता है। अब इसको आपको कीवर्ड कैसे याद रखना है, देखिए। सबसे पहला वाला कीवर्ड आपका क्या था, यहाँ पे आपका सबसे पहला वाला कीवर्ड आपका था पोवर्टी या मिडिल इनकम के बारे में। अगर कोई भी बात आ जाती है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि आईबीआरडी जो है वो लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इंडिया क्या इसका मेंबर है, देखिए आपको मैं साथ ही साथ बताती जा रही हूँ, अगर कुछ मिस हो गया हो तो, ठीक है। सबसे पहले अगर आईबीआरडी की बात करें, 1946 के अंदर आया था मैम ये, ठीक है। और अब साथ में यहाँ पे अगर बात करते हैं, इसको एक बार इसको ना क्रॉस चेक जरूर करिएगा कि 1946 भी हो सकता है और 1944 भी हो सकता है, बट मुझे जहां तक याद है ये 1944 है। लेकिन चलिए फिर भी मैं एक बार आपके लिए कंफर्म कर देती हूँ कि 1946 है या 1944 है, क्योंकि हर जगह आईबीआरडी के डेट बहुत अलग अलग लिखे हुए हैं। चलिए मैं अभी इसको कंफर्म करती हूँ कि ये 1944 है या 1956 है। पर चलिए अभी आप तक याद रखिए, ये 1944 या 45 46 के आसपास ही है ये। या तो ये 1946 है या 1944 है। इसमें जो है अगर कभी भी मिडिल इनकम या पोवर्टी की बात आती है कि गरीब लोगों को लोन देने का काम होता है, तो वो आपका करेगा आईबीआरडी, ठीक है। क्या इंडिया इसका मेंबर है? जी हाँ, बिल्कुल इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है। फिर आता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट आईडीए। आईडीए लोन से याद रखिएगा, अगर लोन कहीं भी वर्ड आ जाता है तो आईडीए होगा। इंडिया इसका भी जो है वो मेंबर है। आईएफसी की बात करते हैं तो आईएफसी से सीधा याद रखना है आपको प्राइवेट सेक्टर। कहीं भी प्राइवेट सेक्टर की बात आ जाती है तो आपकी आईएफसी हो जाएगी 1956 में। मीगा की बात करते हैं तो मीगा जो है ना वो पॉलिटिकल रिस्क और इंश्योरेंस जो होता है। एफडीआई एक तो आपको याद रखना है, एक आपको पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस एंड क्रेडिट इनहेंसमेंट आपको याद रखना है। पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस, ठीक है। अगर वो बात करते हैं तो 1988 मीगा का होता है और इंडिया भी इसका मेंबर है, ठीक है। अब लास्ट बात करते हैं आईसीएसटी, जो 1966 में जो डिस्प्यूट सेटलमेंट है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो बाकी आपको सारे नहीं याद रखने, बस इंडिया जो है वो लास्ट वाला जो ऑप्शन है ना, इसका इंडिया मेंबर नहीं होता। आईसीएसआईडी का इंडिया मेंबर नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। जो मैंने बता दिया, इंडिया के मेंबर पूछ सकते हैं कि इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। और बाकी इसकी डेट पूछी जाएगी आपसे और इनका काम क्या है वो पूछा जाएगा। तो एक बार आईबीआरडी देख लेते हैं कि आईबीआरडी का डेट क्या है। मुझे एक बार कंफर्म मैं कर लेती हूँ आईबीआरडी का जो स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है। बट मुझे ऐसा लगता है यहाँ 1944 दिखा रहे हैं गूगल पे, तो आप इसको चेंज करके 1944 कर लीजिए, ठीक है। 1944, ठीक है, तो ये इसकी डेट हो गई। अब यही वाली बात है, आपको इस तरीके से इसको लर्न करना है। और कितने इनके की जो क्या क्या चीजें, ज्यादा से ज्यादा इससे रिलेटेड और क्वेश्चन कोई आएगा नहीं।
ठीक है, इतना ही क्वेश्चन इससे बन के आते हैं और इससे ऊपर कई क्वेश्चन नहीं आते। ज्यादा से ज्यादा अगर आपसे पूछ लिया जाएगा ना, तो इनके मेंबर्स एक बार लुकआउट जरूर कर लीजिएगा कि किसके पास कितने ज्यादा मेंबर्स हैं। वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ सकता है कि आईबीआरडी में कितने मेंबर्स हैं, आईडीए में कितने हैं। ये एक थोड़ा सा चांस बढ़ सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाने के लिए ये पूछ सकते हैं, नहीं तो बाकी इससे क्वेश्चन इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे स्टार्ट आपका था, खत्म करते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें करने के लिए। और आपका बस इंटरनेशनल बिजनेस में आप लोग ये करते जाइए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पहले कवर करिए, उसके बाद आप लोग जो है एक्स्ट्रा चीजें पढ़िए। और फिर आपका नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे मिलती हूँ, जिसमें आपको मैं आगे जो है वो काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स लेकर आई हूँ। आगे वाले सेशन में आपको जो भी मैं, जो ग्रीन बॉक्सेस होते हैं आपकी सब्सिडीज एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर है, ठीक है ना, जो मेन मेन एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो वाले टॉपिक आपके लिए लेकर आऊंगी। तो चलिए, सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।